हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो आज के लेक्चर में हमें क्या कंप्लीट करना है। सो इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट हमको इस लेक्चर में देखना है। तो पिछले लेक्चर में ऑलरेडी आप मनी मार्केट को समझ चुके हो और आप देख चुके हो व्हाट आर द पार्टिसिपेंट इन द मनी मार्केट। ठीक है, सो जो प्लेयर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हमने कुछ 9 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स देख लिए थे। नाउ वी आर ऑन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। तो देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट। सो इन द मनी मार्केट ओनली दोज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड विच आर इमीडिएट सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। तो मनी मार्केट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक्चुअली उसमें कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होते हैं जो कि एक्चुअली सब्स्टिट्यूट फॉर मनी होते हैं। सब्स्टिट्यूट फॉर मनी मतलब वही वर्डिंग यूज करूंगी शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब which can be easily convertible into cash. So some of these instruments are explained as follows. तो सबसे पहले कॉल मनी एंड नोटिस मनी। तो कॉल मनी एंड नोटिस मनी मतलब क्या होता है, ये सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट पीरियड आप बोल सकते हो, शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए ये इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था पिछले ही लेक्चर्स में कि कभी कभार जो बैंक्स होती है उनको टेम्पररी शॉर्टेज हो जाता है, उनको 1-2 दिन के लिए, फोर्टनाइट के लिए, मतलब 15 दिन के लिए, 14 दिन के लिए उनको कुछ टेम्पररी कैश की जरूरत होती है, टेम्पररी मनी की जरूरत होती है। तो वो बैंक एक बैंक से मतलब दूसरे बैंक को देती है पैसे। ठीक है, तो दूसरा बैंक प्रॉमिस करता है जैसे ही मेरे पास एक्सेस फंड आ जाएंगे मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये जो ट्रांजैक्शन है उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। तो कॉल मनी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मनी मार्केट का। ये जो कॉल मनी है वो एक दिन से, जैसे 1 डे तक का भी कॉल मनी हो सकता है। मतलब ये बहुत शॉकिंग होगा कि मैम एक दिन के लिए लोन लेना पड़ता है। यस, एक दिन के लिए भी बैंक को शॉर्टेज फेस करना पड़ता है, तो उधर उसको लोन की जरूरत होती है। सो अंडर नोटिस मनी फंड आर लेंट और बोरोड फॉर द पीरियड ऑफ 2 days to 14 days। मतलब वो 1 days भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम इधर पढ़ा हुआ है। तो मतलब 14 दिन तक आप कॉल मनी ले सकते हो। फंड हैज टू बी रीपेड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम ऑन अ रिसीट ऑफ नोटिस गिवन बाय द लेंडर। तो आपको वो जैसे ही आपके पास फंड आ जाता है या लेंडर का नोटिस आ जाता है टू पे बैक, तो आपको पे बैक करना पड़ेगा जो भी आपके बीच में टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से डिसाइड हुआ था। नाउ देखो कब ये यूज होता है, मेनली जब बैंक फेस करता है टेम्पररी शॉर्टेज ऑफ कैश, देन अनदर बैंक विद द सरप्लस कैश लेंट मनी टू इट। तो जिसके पास सरप्लस फंड होता है वो किसको इशू कर देता है ये कॉल मनी, जिसके पास टेम्पररी शॉर्टेज हुआ है। तो हेंस कॉल नोटिस मनी मार्केट इज कॉल्ड एज इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट। तो इसको इंटर बैंक कॉल मनी भी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रेजरी बिल। तो आप लोग ऑलरेडी नाम सुन चुके हो जब हमने ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पढ़ रहे थे। तो ट्रेजरी बिल एक्चुअली क्या होता है, जीरो रिस्क बॉन्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट इशू कर रही है तो इधर रिस्क तो बहुत कम होता है। तो आपने ये भी पढ़ा था कि इसको मोस्टली प्रेफर किया जाता है बाय कॉर्पोरेट, बाय कमर्शियल बैंक्स, खरीदा जाता है क्योंकि ये जीरो रिस्क बॉन्ड होता है। तो ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है, तो गवर्नमेंट इशू करता है। बट गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन इशू करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जब भी गवर्नमेंट को कुछ प्रोजेक्ट्स लाना रहता है इंडिया में, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उनको बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए। तो वो शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेजरी बिल इशू करती है जिसमें 3 मेच्योरिटी पीरियड होते हैं। 91 डेज हो गया, 182 डेज हो गया या 364 डेज। तो ये 3 मेच्योरिटी पीरियड दिए गए हैं। ये मेनली किसको सोल्ड किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसको ये इंस्ट्रूमेंट सोल्ड करेगी, तो इंडिविजुअल को किया जाता है, फर्म को किया जाता है, इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा। ठीक है, गवर्नमेंट किसको करती है, इंडिविजुअल, फर्म, इंस्टीट्यूशन। सो दे कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। बोला हुआ है कि अगर आपको किसी और को ट्रांसफर करना है, गवर्नमेंट से तो खरीद लिया पैसे देके, लेकिन अब आपको जरूरत नहीं है, अब आपको पैसों की नीड है, तो आप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो क्या? यस, कर सकते हो। इधर कोई रोक टोक नहीं है, फ्रीली ट्रांसफरेबल है। और जो ट्रेजरी बिल का मिनिमम वैल्यू है 25,000 से मल्टीपल ऑफ 25,000 इशू होता है। मतलब 25 हो गया प्लस 25 50,000 प्लस 25 75,000 प्लस 25 1 लाख, ऐसे कितने भी मल्टीपल ऑफ 25,000 में ये इशू होता है ट्रेजरी बिल। इसको हम जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये इशू होता है डिस्काउंट पे और रीपे होता है पार पे। अब इसको जीरो कूपन बॉन्ड क्यों बोला जाता है, तो मैं इशू डिस्काउंट पे होता है, कहने का मतलब एक बॉन्ड होता है
जो एक्चुअली खरीदते वक्त आप 95,000 का खरीदोगे, ठीक है, 95,000 का खरीद लिया आपने, गवर्नमेंट को 95,000 दे दिया, लेकिन जब गवर्नमेंट आपको रीपे करेगी तो आपको 1 लाख वापस देगी। मतलब ये जो 5,000 का है वो आपके लिए रिटर्न है एक टाइप से। तो इसमें ना इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये एक्चुअली इशूड एट डिस्काउंट होता है, रीपे एट पार होता है, यही आपका फायदा होता है जो इसको खरीदने वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्ट टाइप का कुछ नहीं रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड, इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट नहीं रहता है। नाउ थर्ड वन, ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल। तो ट्रेड बिल, कमर्शियल बिल, ये आई थिंक सो डिस्कस करने की बात ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसी चीज को इधर ट्रेड बिल एंड कमर्शियल बिल बोला गया है। सो बिल ऑफ एक्सचेंज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रेड बिल एंड negotiable instrument or bill drawn by seller on a buyer for the value of goods sold under the credit। तो जब सेलर गुड्स को बेचता है तो बायर के पास अगर इमीडिएट कैश नहीं होता है तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज क्रिएट किया जाता है। इधर बिल ऑफ एक्सचेंज पे बायर का सिग्नेचर होता है कि फ्यूचर में मेरे पास पैसे आने के बाद मैं आपको रीपे कर दूंगा। अब कितने दिन के बाद तो वो डिसाइड होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज का जो मेच्योरिटी पीरियड है वो क्या है। तो जनरली मेच्योरिटी पीरियड 90 डेज होता है, मतलब 3 मंथ होता है। और ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो इजिली ट्रांसफरेबल होता है, आप किसी को भी दे सकते हो। और आपने तो ये भी पढ़ा हुआ है कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज हम डिस्काउंट भी जाके करवा सकते हैं। डिस्काउंट मतलब वो वाला डिस्काउंट नहीं, कमर्शियल बैंक को इसको हम जाके दे सकते हैं, वो हमारे कुछ चार्जेस कट करेगा और हमको इमीडिएट कैश मिल जाएगा। अगर सेलर को जरूरत पड़ी तो, सेलर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है बट उसको इमीडिएट कैश चाहिए तो वो बैंक के पास जाके उसे डिस्काउंट कर सकता है और जिससे कि उसे इमीडिएट कैश मिल जाएगा। So when the trade bill are accepted by commercial bank, it is known as commercial बिल। तो ट्रेड बिल जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज को बोला जाता है, लेकिन जब इसको बैंक एक्सेप्ट कर लेती है डिस्काउंटिंग के बाद तो उसको कमर्शियल बिल बोला जाता है। तो बैंक कैन री डिस्काउंट द बिल एनी नंबर ऑफ टाइम टिल द मैच्योरिटी ऑफ बिल। तो अगर बैंक को भी इमीडिएट कैश की जरूरत है, वो अब नहीं बिल ऑफ एक्सचेंज रख सकती है अपने पास और उसको कैश की जरूरत है, तो दूसरे बैंक को री डिस्काउंट कर सकती है। ऐसा कोई कंडीशन उसके ऊपर नहीं लगाया गया है। दे कैन बी डिस्काउंट एनी नंबर ऑफ टाइम। ओके, नाउ अब जो हम पढ़ेंगे वो है फोर्थ वन, कमर्शियल पेपर। नाउ कमर्शियल पेपर आपने बहुत बार नाम सुना होगा। तो कमर्शियल पेपर एक अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, मतलब इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। इसके लिए इसको जो इशू करते हैं, इसको जो देते हैं मार्केट में, वो कौन सी कंपनीज होती हैं? हाईली रेटेड कंपनीज होती हैं, बिकॉज ये अनसिक्योर्ड रहता है। तो जब तक आपका मार्केट में क्रेडिट वर्दीनेस नहीं है, जब तक आप रेपुटेड कंपनी नहीं हो, तब तक आप इसे इशू करोगे तो कोई लेगा नहीं, कोई खरीदेगा नहीं, वो प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसको बेचने वाला रेप्यूटेड हाईली रेटेड कंपनी चाहिए। सो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लाइक सिडबी हो गया, एक्सिम बैंक हो गया, एंड प्राइमरी डीलर विद द फिक्स मेच्योरिटी पीरियड एंड प्राइमरी बैंक एटसेट्रा, and primary dealer with fixed maturity period which varies from 7 days to maximum 1 year। तो इसका जो maturity period होता है वो 7 दिन से लेके 1 साल तक रहता है। तो शॉर्ट टर्म में आ गया अपने। एंड इसकी जो मिनिमम वैल्यू रहती है इशू करने के लिए वो है 5 लाख, और 5 लाख के ऊपर आप 5 लाख के मल्टीपल में इशू कर सकते हो। ये इशू होता है डिस्काउंट में, सेम जैसे मैंने ट्रेजरी बिल में बताया था, ये इशू होता है डिस्काउंट में टू द फेस वैल्यू एंड आर हाईली लिक्विड एज इट गिव बेटर रिटर्न देन नॉर्मल बैंक्स डिपॉजिट। सो ये बहुत ज्यादा लिक्विड होते हैं, इजिली कन्वर्टेबल इन कैश होता है और जनरली लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं, जनरली जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बिकॉज इसमें नॉर्मल बैंक डिपॉजिट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है। मतलब अगर एफडी पे आपको 6% दिया जा रहा है तो इधर 7, 8, 9 ऐसे परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इस पे रहते हैं। ओके, नाउ इसको खरीदता कौन है, इन्वेस्ट कौन करता है? सो इंडिविजुअल बैंक, म्यूचुअल फंड, कंपनीज एटसेट्रा इन्वेस्ट इन अ कमर्शियल पेपर। तो बहुत बार आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कमर्शियल पेपर क्या होता है। सो बहुत फेमस है ये। नाउ certificate of deposit, तो these are unsecured negotiable promissory note usually issued by commercial banks and financial institute। तो देखो इसको इशू करने वाले कौन है, मतलब मार्केट में कौन देंगे? कमर्शियल बैंक देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट देगी,
और ये भी अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल प्रोमिसरी नोट है जस्ट लाइक कमर्शियल पेपर। इसके लिए इसको बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो जानी मानी, बैंक तो जानी मानी रहती है, तो ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है मेनली बैंक्स इशू करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट करते हैं, इशू करते हैं। इट इज द रिसीट ऑफ फंड डिपॉजिट इन द बैंक फॉर द फिक्स पीरियड एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ देखो, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को गलती से भी एफडी मत समझ लेना। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अदर थिंग एंड फिक्स डिपॉजिट इज अदर थिंग। इधर जो इनको खरीदने वाला है ये कंपनीज होती हैं जनरली, तो बैंक को इस सर्टिफिकेट, बैंक्स ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देते हैं और जो लेने वाला है वो बैंक्स को लेंड करता है सम अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स पीरियड एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे एफडी का वर्किंग रहता है वैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वर्किंग रहता है, बट कंसेप्ट दोनों का अलग अलग है। अब ये देखो, ये इशूड होता है मिनिमम वैल्यू के लिए 1 लाख के लिए और इन मल्टीपल ऑफ 1 लाख। जहां तक हमको पता है एफडी हम कितने भी मल्टीपल में, मतलब कितने भी अमाउंट हम जमा कर सकते हैं, बैंक के पास लेंड कर सकते हैं, और ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। So they can be issued at discount to face value. They have a maturity period of 7 days to maximum 1 year, just like commercial paper. And maximum maturity कितने साल की होगी इसकी? 3 years. If the CD are issued by financial institute, ठीक है, अगर financial institute उसे issue कर रही है तो उसका जो maturity period है वो 3 साल रहेगा, अदरवाइज 7 डेज से लेके 1 ईयर तक रहेगा कमर्शियल बैंक्स के लिए। सीडी कैन बी बॉट बाय इंडिविजुअल, कंपनी एटसेट्रा। तो इसको खरीदता कौन है? इंडिविजुअल या कंपनी, कोई भी इसे खरीद सकता है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सिर्फ इतना क्रक्स पॉइंट याद रखो कि इसको इशू करने वाला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक्स ही हो सकती है, नॉर्मल कॉर्पोरेट इसको इशू नहीं करता है। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यार गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो आई थिंक सो मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर दो सिक्योरिटीज which are issued by government companies या which are issued by governments, ठीक है। So the marketable debt issued by government or semi government body which represent claim on government is known as government securities. These securities are issued by agencies such as central government, state government, local self government, etc., municipality, etc. These securities are safe investment as payment of interest and repayment of principal amount are guaranteed by the गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की कोई भी सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल रहने दो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहने दो, वो सबसे सेफेस्ट माना जाता है, क्योंकि उसपे किसकी गारंटी आती है, किसका मतलब छाया पड़ता है उस पे, जिससे कि वो सेफ माना जाता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कभी हमारा पैसा लेके भाग नहीं सकती है। सबसे ज्यादा जो बोल सकते हैं कि सबसे सेफेस्ट, हाँ, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आता है कि यार इसमें ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलता है। इसमें सेफ की कैटेगरी में तो आ गया, लेकिन इसमें रिटर्न्स आपको ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट नहीं रिटर्न्स देती आपको। क्या करें, अगर सेफ होता है तो रिटर्न नहीं मिलता, और अगर रिस्की रहता है तो भरपूर रिटर्न मिलता है, लेकिन उसमें रिस्क मिलता है। तो ये सारी चीजें बैलेंस करके आप अपने हिसाब से सिक्योरिटीज पे इन्वेस्ट करो। ओके, नाउ रेपो एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। तो ये आपने मेनली आरबीआई के केस में देखा होगा कि हर 3 मंथ में आपका जो रेपो इंटरेस्ट रेट है वो किया जाता है। तो यही चीज रेपो एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट है। एक्चुअली इसको आरबीआई किस चीज के लिए यूज करती है? जब मार्केट में उनको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना रहता है, तो आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक मिलके ये रेपो एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट करती हैं। तो रेपो एग्रीमेंट होता क्या है? तो एक एग्रीमेंट होता है जहां पे सेलर ऑफ सिक्योरिटी, जैसे कि आई एम कमर्शियल बैंक, मैं सिक्योरिटीज बेच रही हूँ आरबीआई को, तो वो मुझे सिक्योरिटी खरीद के मुझे पैसा प्रोवाइड करेगी, और एज अ कमर्शियल बैंक मैं उसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये जो सिक्योरिटी है मैं आपसे फ्यूचर में बाय बैक कर लूंगी। देखो जनरली क्या होता है कि जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को सिक्योरिटी सेल करती है तो वो वापस बायबैक नहीं करती है। वो आप चाहे वो किसी और को दे सकते हो फ्यूचर में, लेकिन वो मतलब किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो, बट वो बायबैक नहीं करती है। तो लेकिन इसकी खास बात ऐसी है कि रेपो एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट ही ऐसा होता है जहां पे जब मैं सिक्योरिटी सेल कर रही हूं, तो आज तो मैं सेल कर रही हूँ और फिर उसको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसको फिर वापस
खरीद लूंगी, ठीक है। हाँ, इंटरेस्ट का इसमें कैसा रहता है, तो इंटरेस्ट जब तक मैंने उसको सिक्योरिटीज बेचा हुआ है, मतलब उसने मेरे को पैसा दिया हुआ है, तब तक वो मुझे मैं उसे इंटरेस्ट पे करूंगी, ऐसा वाला कंडीशन रहता है। सो यूजली दिस एग्रीमेंट, देखो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, रेपो इज अ एग्रीमेंट वेयर द सेलर ऑफ सिक्योरिटी दैट इज वन हु नीड मनी। जैसे आई एम अ कमर्शियल बैंक, मेरे को पैसों की जरूरत है, तो मैं रेपो एग्रीमेंट बनाऊंगी एंड मैं उसमें सेलर रहूंगी, जहां पे मुझे, मतलब मैं बेच रही हूँ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, बट मुझे पैसे मिल रहे, और मैं एग्री करूंगी कि मैं इसको वापस खरीद लूंगी फ्यूचर में एट अ हायर प्राइस। देखो इन्होंने ये भी बोल दिया कि फ्यूचर में एट अ हायर प्राइस जब मैं खरीदूंगी तो सामने वाले को पैसा हायर जाएगा, तो वो भी एक फायदा ही हो गया ना सामने वाले जो बायर है उसका। तो मैं आज उसको अगर सस्ते में सिक्योरिटीज दे रही हूं और फ्यूचर में वो सिक्योरिटीज मैं खुद ही हायर प्राइस में खरीद रही हूं, तो ये भी एक एडवांटेज होता है रेपो एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट। बट ये जो रेपो एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट है, ये कौन से दोनों के बीच में होता है, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक के बीच में होता है। तो रेपो रेट जो रहता है उसमें बैंक, कमर्शियल बैंक बोरो करती है आरबीआई से। जब कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत होती है, तब कमर्शियल बैंक को कब पैसों की जरूरत होगी, जब उसको आगे लोन देना है। तो जब कमर्शियल बैंक को जरूरत होती है तब ये आरबीआई से खरीदा जाता है, और जब वापस मार्केट में से पैसे वापस लेना है तो रिवर्स रेपो रेट लिया जाता है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जहां पे आरबीआई बोरो फ्रॉम बैंक। तो जहां अगर आरबीआई को ऐसा लगा कि मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो चुका है, तो फिर आरबीआई रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के थ्रू वो सारा पैसा, मतलब जो पैसा फ्लोट हो रहा है वो बोरो कर लेगी। सो आरबीआई यूजेस द रीपर्चेज एग्रीमेंट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। जस्ट मैंने आपको बताया, these agreement are most liquid of all money market investment having a maturity ranging from 24 hours to a several month। तो ये एक्चुअली सबसे ज्यादा लिक्विड माना जाता है ऑफ ऑल मनी मार्केट इन्वेस्टमेंट, जिसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 24 टू सेवरल मंथ है। मतलब जैसे सबसे ज्यादा अभी तक हमने कौन सा पढ़ा था, जिसकी मेच्योरिटी पीरियड सबसे कम है, कॉल मनी की, उससे भी ज्यादा कम रेपो एंड रीपर्चेज एग्रीमेंट है। और ये याद रखना, ये कॉमन मैन के लिए नहीं है, ये बैंक्स एंड आरबीआई के बीच में ही ये एग्रीमेंट होता है। और ये मोस्टली एग्रीमेंट क्यों बनाया जाता है कि जब आरबीआई को ज्यादा पैसे फ्लोट करवाने मार्केट में थ्रू लोन, तो फिर वो रेपो एग्रीमेंट बनाती है, और जब उसको वापस लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा मनी सप्लाई मतलब बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन, तो अगर आरबीआई को ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो वो रिवर्स रेपो रेट मतलब कि रीपर्चेज एग्रीमेंट के थ्रू आरबीआई फिर कमर्शियल बैंक से बोरो कर लेती है, जब तक वो सिचुएशन जो है वो बैलेंस आउट नहीं होता है। लेकिन क्रक्स यही है कि जो सेलर है वो सस्ते में खरीदता है, और फिर सेलर जो है वो सस्ते में पहले बेचता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अंडर रेपो एग्रीमेंट, और फिर बाद में वो महंगे में खरीदता है, तो सामने वाले को फायदा हो जाता है जो लेंड करता है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लास्ट में मनी मार्केट एंड म्यूचुअल फंड से, म्यूचुअल फंड विच इन्वेस्ट इन अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड कॉल मनी, रेपो, टी बिल, सीडीज एटसेट्रा आर कॉल्ड एमएमएफ्स। दिस टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट विच मैच्योर in less than 1 year and have a low risk, individual and corporates are allowed to invest in MMFs। ठीक है, तो इसमें जो एक्चुअली मेनली ऐसा मनी मार्केट जो म्यूचुअल फंड वालों के लिए बना है। जनरली म्यूचुअल फंड कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बट ये म्यूचुअल फंड का वो मार्केट है जहां पे वो शॉर्ट पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो देर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट फॉर म्यूचुअल फंड, दैट इज कॉल मनी, रेपो, टी बिल जो हमने पढ़ा है, एंड इसका जो मेच्योरिटी पीरियड होता है वो लेस देन 1 ईयर होता है। कभी कभार जो म्यूचुअल फंड है डेट इंस्ट्रूमेंट में भी इन्वेस्ट करती है, और इधर लो रिस्क रहता है बिकॉज वो लोगों के पैसे रहते हैं। म्यूचुअल फंड वालों के पास किसके पैसे रहते हैं, लोगों के पैसे रहते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मनी मार्केट में थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। तो इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब कौन, इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट आर अलाउड टू इन्वेस्ट इन एमएमएफ्स, एंड जिसमें ऑफकोर्स म्यूचुअल फंड्स भी आएंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा
तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट। आई होप आपको ये पूरा डिटेल में समझा होगा, कोई डाउट नहीं होगा। सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। और अब जो इसमें सेक्शन जो बचा है इस चैप्टर में वो बहुत ही ज्यादा इजी है, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये नेक्स्ट लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सो होप यू लाइक द लेक्चर्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सून। बाय बाय।